नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मॉडल की तारीफ और उसका खौफ सुनाई देने लगा है। नतीजा यह है कि दूसरे राज्यों में भी इसकी सराहना अब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बाबा के बुलडोजर मॉडल का खौफ पहले सिर्फ यूपी में ही दिखाई देता था, लेकिन अब इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कई राज्य बाबा के बुलडोजर मॉडल को सराह रहे हैं, तो कईयों ने योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल संगठित अपराध पर एक्शन के तौर तरीकों को सराहा है। 2 दिवसीय गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में सीएम योगी का इस पर खासा प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें गैर भाजपा शासित राज्यों के गृह मंत्री शामिल रहेंगे। योगी सरकार बुलडोजर मॉडल की एक बार फिर चर्चा। पूरे देश में बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था का असर। यूपी में संगठित अपराध पर काबू के लिए हुई कार्रवाई का जिक्र। सूरजकुंड सम्मेलन में जिक्र करेंगे सीएम योगी। देश भर के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने सीएम योगी पहुंचे हैं हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में सूरजकुंड में हो रहा है चिंतन शिविर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के फरीदाबाद में देश भर के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। चिंतन शिविर में सीएम योगी प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए किए गए उपायों की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए पिछले 5 साल में लगातार कार्रवाई हुई है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक संगठित अपराध की सराहना सरकार के निशाने पर रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक संगठित अपराध की सरगना सरकार के निशाने पर रही है। इस दौरान एक्शन में जो बात कॉमन रही वो थी बुलडोजर एक्शन। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जैसे बाहुबली और माफिया डॉन को काबू में करने के लिए बुलडोजर एक्शन प्रभावी रहा। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले मुख्य आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन ने एक डर का माहौल बनाया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में विपक्ष की ओर से सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित किया गया, तो इसका लाभ भाजपा ही ले गई। अब हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में जब गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में भाग लेंगे, तो प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करेंगे। बिना भेदभाव के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की भी चर्चा करेंगे और इस शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। घनश्याम निशांत चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं दीपक सोनकर जी और कांग्रेस प्रवक्ता हैं अभिमन्यु त्यागी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और जल्द ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूर्व मंत्री सपा के दयाराम प्रजापति। तो जिस तरह से लगातार बुलडोजर बाबा का चल रहा है, उसे लेकर लोगों में रुझान क्या देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है दीपक सोनकर जी इस पूरे बुलडोजर बाबा या बुलडोजर के कार्यक्रम को या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से हो हल्ला मचा जा रहा है और प्रदेश भी इसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? दीपक सोनकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। जिस तरह से लगातार बाबा का चल रहा है, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उनसे संपर्क हो सके, लेकिन आपको बताते चलें कि अब ये जिस तरह से जो अन्य प्रदेशों के, चाहे वो भाजपा शासित हों या कांग्रेस शासित हों या अन्य पार्टी के शासित राज्य हों, उनके सभी के जो गृह मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं फरीदाबाद। यहाँ पर अमित शाह इन सब की बैठक लेने वाले हैं, जिसपे बहुत सारे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, कैसे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाए और कैसे करके आगे की रणनीति बनाई जाए जिससे कि हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। और लगातार हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अभिमन्यु जी, आप तक आवाज आ रही है? पूर्व मंत्री हमारे साथ सपा के जुड़ गए हैं दयाराम प्रजापति। दयाराम प्रजापति जी, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर जो हवा फैलाया गया है, जिस तरह को इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे एक नई
मेरी आवाज आपको तकनीक इजाद की हो, नया एक मॉडल तैयार किया गया हो बाबा का बुलडोजर, उस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? सपा पार्टी किस तरह से इसे देखती है? उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में राजनीति में तीन ही चीजें हैं: चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा में रहिएगा, राजनीति करने वाले व्यक्ति चर्चा में रहते हैं और प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो बाबा जी जो कर रहे हैं चर्चा में है, चर्चा के साथ साथ का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, खर्चा नहीं। दयाराम जी, आपकी आवाज दर्शकों तक साफ नहीं पहुंच पा रही, निवेदन है कि थोड़ा सा माइक अगर अपने मुंह के नजदीक लाएंगे तो आपकी आवाज ज्यादा स्पष्ट आएगी। जी शुक्रिया। ऐसा राजनीति में तीन चीजें जायज हैं: चर्चा, पर्चा और खर्चा। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे। ठीक है। तो चर्चा में सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। तो ये तो जायज बात है, चर्चा में रहने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाना और परिवार चलाने में बहुत अंतर है। ठीक है। अब जो भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मैं तो समझ रहा हूँ सभी के साथ होना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो ये बात ठीक है आपकी कि सबके साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ समान कार्रवाई हो, पर जो बुलडोजर का जो कॉन्सेप्ट है जो लाया गया है या यूपी के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय है, उस बुलडोजर की कार्रवाई को सपा किस तरह से देखती है? इसे जायज मानती है, नाजायज मानती है, क्या मानती है? देखिए, कार्रवाई जो भी हो रही है या होगी वो सभी एक समान लोगों के साथ होना चाहिए। अपराधी अपराधी, किसी भी न जात न कोई धर्म, किसी का कोई किसी अपराधी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है। अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो जायज है, लेकिन सबके साथ एक सी कार्रवाई होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दो तरीके की बातें कर दिया आपने। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि किसी का, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बराबर होना चाहिए। या तो एक चीज हो सकती है, अब सपा के किसी कार्यकर्ता पे या फिर उससे जुड़े किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है और वो दबंग किस्म का आदमी है, तो फिर ये कार्रवाई को आप गलत ठहराएंगे। वैसे आपके लिए कार्रवाई बराबर होनी चाहिए, कैसे होगी? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ ही रही है। कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो अपराधियों को कोई आरोप लगाओ। ठीक है। अभिमन्यु जी, अब आप तक आवाज आ रही है? जी ठीक है। इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? और अभी होने वाली जो गृह मंत्रियों की जो बैठक है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और अपने मॉडल की जो खासियतें वो वहां पर रखेंगे। हालांकि सभी लोगों ने काफी सराहा है इसे, चाहे वहां की जनता हो यूपी की या अन्य राज्यों की जनता हो। देखिए, जो आदतन जो अपराधी होता है, ठीक है, वो जो प्लान्ड वे में अपराध करता है, वो सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं चल पाता। ठीक है। हमने देखा है, सब लोग जानते हैं कि किस तरह से जो अपराधी तत्व है वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़े स्तर पर जो उनके विधायक है, सांसद हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा अपराधी देश भर में अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई कभी कहीं कहीं चली हो, मैं आऊंगा आपके पास, सामने भी आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा साथ में अपराध देखिए कई तरीके का है। एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, उस पर इनके पास कोई संसाधन नहीं है। साइबर अपराध है, किस तरह से रोज आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इनके पास कहीं कोई उसकी रोकथाम नहीं है। गाजियाबाद में पिछले दिनों 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो अपराधी आए, उनके कान का कुंडल तोड़ा, लेकिन नहीं तोड़ पाया तो उन्होंने किसी कटर से उनका कान का कुंडल काट दिया। ठीक है। और वो ले गए कान काट कर। तो पीड़ित जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, पास में पुलिस वाले थे, लगभग 50-60 मीटर दूर, उन्होंने उन्हें जाके अपनी बेटा सुना, उन्होंने डांट के भगा दिया। बाद में पता चला कि उनके पुत्र बुलंदशहर से विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। जब विधायक जी ने कप्तान से बात की तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो इनकी सरकार में हो रहा है। कल ही रोड रेस की घटना गाजियाबाद में हुई, जिसमें गोलियां चल रही है, मेरठ में गोली चल रही है, बनारस में किडनैप हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रोज घटना आए दिन इतनी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रामराज जी आए क्या? देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ राजस्थान में वहां विपक्ष में भाजपा है। अच्छा, उनको सवाल उठाने चाहिए, घेरना चाहिए सरकार को।
अच्छा, हम कह रहे हैं कि जो डबल स्टैंड। घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाँ, और अच्छा चलिए, अब चूंकि आपने बात कह ली, काफी कह ली, आपकी बात इधर उधर ही घूम रही है हालांकि। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी? जी बताइए। नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी होगी। थोड़ा सा एनसीआरबी तो सरकार के हाथ में भी, अगर वो कहने लगे कि मुकदमा अरे दर्ज बोलने मत तो करो। दीजिए आप। एनसीआरबी की रिपोर्ट है तो मध्य प्रदेश आगे, उत्तर प्रदेश पीछे। अब आप बोलेंगे ये भी तो बीजेपी के शासित राज्य है ना, तो ऐसे कैसे? अरे कुछ भी मत बोला करिए, ठीक है। कुछ भी क्या है इसमें? अभिमन्यु जी, 2018, 19, 20 और 21 लगातार रेशियो घट रहा है एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में क्राइम का। और सुन लीजिए, 100 दिन पूरे हो रहे थे 25 मार्च से 25 जुलाई तक। मैं आपको आंकड़े तो सुन लीजिए पहले। आंकड़े पे बात मत कीजिए, अपराध तो किस पे बात करूं फिर? हवा बात। आप अपराध पे बात कीजिए, आप अखबार उठाइए, आप अपने चैनल पे देखिए, नीचे की पट्टी पे अपराध नहीं चल रहा होता, आप बताइए। सर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जानते हैं? तो अब तो ये आंकड़े, आप तो ऐसी बात करने लगे। तो देश की जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जानते हैं आप सर? जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी अब जनसंख्या है। 100 दिन में कांग्रेस की सरकार रही है, तब भी जनसंख्या थी। बात नहीं है, बात ये है कि वो अपराध कैसे कम किया जाए। 100 दिन में 1034 अपराधी गिरफ्तार हुए, 525 का एनकाउंटर हुआ, 400 के लगभग गोली लगने से घायल हुए, 67 पुलिसकर्मी घायल हुए। अगर 100 दिन में इतने क्राइम वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है, अगर आपके अनुसार अगर ये भी कार्रवाई नहीं हो रही ना, तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा अपराधी नेता है, अपराधी जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपराधी है, अपराध। अरे तो आपको लगता है कोई अपराधी केस करिए उस पे? मुकदमे चल रहे हैं अपराधी, अब उन पे अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। तो ये बेवजह की बातें मत करिए आप कि भाजपा में ऐसे शामिल है, गुंडे शामिल है, वो शामिल है। सब पार्टियों में होते हैं, सब अपना हित देखते हैं, सब ऐसे आदमी को वोट देते हैं जो बूता रखता है जीतने का। सत्ता में चले जाते हैं। जो भाजपा जिन लोगों ने ज्वाइन कर ली उन पे क्या कार्रवाई? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। जो मैंने शुरुआत में कोई बात वही बात आप दीपक जी, आप काफी देर से, मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले आप उत्तर दे लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अपने प्रिय मित्र अभिमन्यु भाई को कह रहा हूं कि ये बार बार इस बात को दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में माफिया और गुंडे हैं। क्या, किस आधार पर इस बात को ये बोल रहे हैं? इस टीवी चैनल के माध्यम से कैसे, किस आधार पर बोल रहे हैं? कोई इनके पास ऐसी कोई सूची है, कोई अपराध का आंकड़ा है क्या? बिना हवा में बात, पहले आप विधायक है, एक मिनट, पहले आप मेरी बात सुनने का काम करिए अभिमन्यु जी। एक अच्छे प्रवक्ता होने का काम करिए। ये हवा में और इस तरीके की बातें करने के लिए टीवी चैनल में मत बैठा करिए, ये झूठ मत फैलाया करिए, ये जनता को गुमराह मत करा करिए। और आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय में आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, मैं आज हम जनता को भी बताना चाहते हैं, ये जो आज आपने चर्चा शुरू करी है, मैं दर्शकों को भी बताऊंगा और अपने अभिषेक भाई को भी, अभिमन्यु भाई को भी बताऊंगा। समय कम है लेकिन जल्दी है, ये चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर किस लिए आयोजित किया जा रहा है, कि किस तरीके से 2 दिन का शिविर किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में शिविर शुरू किया जा रहा है। और ये शिविर क्यों किया जा रहा है? हमारे देश को व्यक्तित्व विकास भारत कैसे बनाया जाए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, कि किस तरीके से 2014 के बाद से आतंकवाद को अगर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया है, किस तरीके से नक्सलवाद को, माओवादियों को खत्म करने का काम किया गया है, किस तरीके से सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया गया है, किस तरीके से सारे राज्य मिलकर के। देखिए, इस चिंतन शिविर में कितने महत्वपूर्ण लोग होने वाले हैं, अपने अपने राज्यों से प्रमुख सचिव, डीजीपी और गृह मंत्री लोग भी जैसे उपस्थित होने वाले हैं। कैसे राज्यों को मिला करके, एक साथ मिला करके देश को विकसित भारत बनाया जाए, देश को सुरक्षित भारत बनाया जाए, ऐसे चिंतन शिविर में हो रहा है। ये मुझे लगता है आपकी समझ से परे है। दूसरी बात, ये जो बात बार बार जो मुख्यमंत्री जी अपना प्रोजेक्ट रखने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट रखने वाले हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बदलने का काम किया है, किस तरीके से मरीज सुरक्षा को बदलने का काम किया है। और अपराधी देश के अंदर, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मन्नू भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी होता है, दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कहीं का हो। ठीक है दीपक जी, आपने बड़ा फ्लो में बहुत सारी चीजें कह दी। अब मेरा सवाल भी है, कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हो जाने समय कम है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आज अपराधों की सीमाएं कम हुई है, आप बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक भी दंगा नहीं हुआ है। अभी आप जो उदाहरण दे रहे थे, पहले किस तरीके से 2013 से पहले लगातार हमको देखने को मिलता था
कि व्यापारी अपने घर जा रहा है और रास्ते में उसको चैलेंज कर लिया थी। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर मजाक बनाया जाता था। आज कानून व्यवस्था ठीक करने का काम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ठीक है। अब आपने बोल लिया, ठीक है, तभी अब ठीक है, मैंने जो बोला कि हम वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी खनन माफिया के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अभी सख्त निर्देश दिए थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहां से खनन माफिया टोलों को तोड़ते हुए लेके जा रहे थे ट्रैक्टर, तब आपकी कानून व्यवस्था कहां थी? गाजियाबादी के रोड पे एक ढाबे पे गोलियां चल रही हैं, तब आपकी कानून व्यवस्था कहां थी? नोएडा में चोरी डकैती हो रही है, तब आपकी कहां थी कानून व्यवस्था? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी दोषी है और दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। आप बता दीजिए, क्यों जिक्र कर रहे हैं कि अपराधियों में खौफ है? काय का खौफ है? कार्रवाई नहीं हो रही हो, किस बात का? जेल में डालने का काम नहीं किया गया हो, ऐसे एक भी बख्शी उत्तर प्रदेश के अंदर बख्शा नहीं गया है और ये उदाहरण पेश किया गया है। आज उदाहरण पेश करने के साथ ही देश के ऐसे बड़े चिंतन शिविर में तो चर्चा हो रही है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के उदाहरण पेश करने के लिए प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है। ठीक है, दयाराम जी, जिस तरह से दीपक जी, हालांकि ठीक है जो आंकड़े बात की, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें आ गए फ्लो में। जिस तरह से वाकई कानून व्यवस्था ठीक समझ में आती है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और विरासत में हर सरकार को वहां पर बहुत सारा क्राइम है, बहुत सारे असामाजिक तत्व मिले हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य रहा, वहां की मानसिकता ऐसी है, लोगों की पहले कर जाते बाद में सोचते हैं, थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई जो अंकुश के लगाने के कसीदे कसे जाते हैं, क्या उतना अंकुश लग पाया है? देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास बिल्कुल है। जहां 25 करोड़ की आबादी केवल उत्तर प्रदेश की, वहीं पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है। बिल्कुल सही है। और वहीं बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है। तो उत्तर प्रदेश एक भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है और ऐसे प्रदेश को में जब भी सरकारें आती हैं तो अपराधी जो भी होता है, चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई होना चाहिए। मेरा तो मानना ये, समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि अपराधी अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म का होना चाहिए हो, उसमें कोई किसी के साथ रियायत नहीं बरतना चाहिए, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी हो ना। अपराधी अपराधी अपराधी, कोई जात नहीं, धर्म नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अभिमन्यु जी, जिस तरह से ये जो कहा जा रहा है, जो मॉडल की बात की जा रही है, बुलडोजर मॉडल हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करें, आपको ये पता है नहीं पता है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कभी भी कोई क्राइम होता है ना, तो वो अपनी सरकार से मांग करते हैं कि वो बाबा वाला कानून लेकर आइए। ऐसा क्यों? देखिए, वो बात फिर से होगी, आपको बुरी लगेगी, लेकिन देखिए फिर बात नहीं मुझे नहीं लगेगी, बिना सत्ता के संरक्षण के अपराध नहीं होता अमूमन। जो देखिए, और जो भाजपा में आ गए, ये सत्ता संरक्षण की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, खुल के नाम क्यों नहीं लेते आप? खुल के नाम लीजिए आप। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अपराधी सब अपराधी होता है, अभी माननीय मंत्री जी ने भी ये बात कही है, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आप उनपे कितना आपने उनको दंडित किया है, वहां कितना बुलडोजर चला है, कृपया करके हमारे सोनकर भाई हमारे मित्र भी है, वो बताएं तो अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी बातें करने से, तेज आवाज में बात करने से देखिए सच्चाई नहीं दब सकती है। आप बताइए, आपने जो भाजपा से जुड़े हुए जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने चाहे पार्टी बदल के आपकी पार्टी में आए हो, दूसरी पार्टियों से आए हो, उनके बारे में तो बताइए आपने कितनी कार्रवाई करी। और जहां तक देखिए अपराध की बात है, अपराध के लिए आप हाईटेक कितनी कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती कितनी हो रही है, संसाधन क्या है, आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, उस सब के बारे में भी तो रिपोर्ट दीजिए। ये थोड़ा ना हर जगह बस अब बुलडोजर ही काम आएगा। बाद में ऐसा भी हुआ है कई जगह कि सच्चाई को छोड़ने के लिए कि वो मकान किसी और के नाम था, वो किराएदार था, वो मकान उसकी बहन के नाम था अपराधी के। तो ऐसी भी कई जगह बातें सामने आई हैं। वो बातें, आपके पास क्या क्या सच्चाई है, सिर्फ बुलडोजर से ही काम नहीं चलेगा, इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सब अपराधियों को एक ही नजर से देखकर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, दीपक जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब पे बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, चुनिंदा उन्हें ही टारगेट कर करके सबको जेल के अंदर डाला जा रहा है, उस पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है, जिसमें कि हाल ही में कई उदाहरण भी सामने आए हैं। लगातार आज़म खान भी यही कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी मुझसे बदला ले रही है, मैं कहीं उनके वर्चस्व में
कमी ना आ जाए, इस वजह से मुझे बार बार कहीं बकरी चुराने के चक्कर में कहीं दुनिया भर के केस लगा के अंदर डाला जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक मंशा साफ है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा मिलनी नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से जो दोषी उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जब सत्ता के लोभ में गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया गया था और किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया गया था, आज वही भ्रष्टाचारी और जमीनों की जो गरीबों की जमीन को हथियाने का काम करने वाले लोग आज जब सामने आ रहे हैं तो वो दोषी हो रहे हैं। आप जिस आजम खान जी की बात कर रहे हैं, आज ही वो जिस तरीके से लगातार उन्होंने 2019 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से भाषण दिया था, उसने रामपुर ने भी उनको कोर्ट ने दोषी माना गया है। तो और उनके ऊपर तो 90 केस से ज्यादा है। तो उदाहरण है, अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जनता का पैसे को दबाने का काम किया गया, उनकी जमीनों को हथियाने का काम किया गया, आज वही सब सामने निकल करके आ रही हैं। और एक बात और समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उन जमीनों को मुफ्त दिलाने के बाद उस पर सरकारी आवास बनाने का काम किया जा रहा है, जिनके पास जिस तरीके से गरीबों को आवास देने का काम किया जा रहा है। तो ये उदाहरण पेश किए गए हैं। तो और दूसरी बात, जिस तरीके से बार बार ये सूची, मैं तो कह रहा हूं ना कि लगातार आप देखिए ना कि किस तरीके से लगातार ये सब सामने आ रहा है कि कैसे अपराधियों पर नकल कसने का काम किया जा रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि दूसरे राज्य भी इस बात का उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था से उदाहरण सीखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी पूरे जो कानून में कुछ अपवाद भी जुड़े। अभी हाल ही में जब कांड हुआ था जिसमें वो बच्ची को पुलिस वालों ने उनकी परिवार की गैर मर्जी से जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, रेप पीड़िता थी, उस पर मामला बहुत तूल पकड़ा था और बहुत किरकिरी हुई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस की। और जब कावड़ यात्रा के दौरान जब जो कावड़ यात्री थे उन पे जब ट्रक व्रक चढ़ा दिया गया था, तब भी बड़ी किरकिरी हुई थी पुलिस वालों की। तो वहाँ पे लगातार कप्तान चेंज कर दिए गए थे। तो ऐसी किरकिरी भी सामने आती है, इससे आप मुकर नहीं सकते कि पुलिस की किरकिरी नहीं होती है, पुलिस हर मामले में बड़ा फिट बैठती है वहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ऐसी वारदातें भी सामने आई, तो उस तरीके से अगर प्रशासनिक व्यक्ति भी उसमें जिम्मेदार है, अगर वो उसमें दोषी पाया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया गया है। तो मैंने कहा ना, देखिए निश्चित रूप से चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी का व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी अपराध में वो शामिल है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने का काम किया है, उसको दंड देने का काम किया गया है। और साथ ही में एक मामला और आया था जो शायद आपके संज्ञान में हो कि उत्तराखंड में एक व्यक्ति की पत्नी को गोली लग गई थी, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां एनकाउंटर करने के लिए गई थी। उसके बाद से ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा और अभी भी तूल पकड़ रहा है लगातार। उन पर अभी तक कोई जांच या कार्रवाई का कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी उस विषय में मेरे पास अभी जानकारी कोई ऐसा अपडेट है नहीं, मगर निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस पर जांच करके कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है। दयाराम जी, जिस तरह से सपा के सरकार में, आप ही अपने मुंह से तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि जिस तरह से सपा की सरकार में माहौल था, उससे कितना अच्छा हुआ है या फिर उससे ज्यादा बिगड़ गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो माहौल था जी सर, वो इस तरह की द्वेष भावना की कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। नहीं सर, भेदभावना ठीक है, मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्राइम की बात कर रहा हूं कि जिस तरह से क्राइम उत्तर प्रदेश में है, आपकी सरकार थी तब कम था, अब ज्यादा बढ़ गया है या फिर कम हो गया? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं तो आंकड़े बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बहुत कम था, अब तो अपराध बहुत चरम है। ठीक है, पर आपने तो ऐसा बुलडोजर नहीं चलाया था, वो एनकाउंटर भी इतने ज्यादा नहीं हुए थे जो कि यहाँ 3-3 महीने में 500-500 एनकाउंटर क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, उस समय अपराधी सब प्रदेश छोड़ के भाग गए थे ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं अपराधी सपा के संरक्षण में आ गए थे, सपा के कार्यकर्ता बन गए थे? नहीं, सपा के कार्यकर्ता कोई कभी नहीं बने, अपराधी कोई है ही नहीं, इतिहास देख लीजिए जी। वो प्रदेश में ही नहीं थे तो उसके लिए कार्रवाई को दूसरे प्रदेश में जाके थोड़ी की जाती। ठीक है। और दंगा, ये बात वाकई ये सही है। अभी हाल ही में मैं भी एक निजी चैनल की एक बाइट सुन रहा था, वहाँ के लोगों की, एक मुसलमान व्यक्ति थे और वो ये कह रहे थे कि अब मुझे पहले की तरह राशन और चावल इकट्ठा करके नहीं रखना पड़ता था,
यानी कि पहले जब त्योहार ईद आती थी या दिवाली आती थी तो हम लोग पहले से राशन इकट्ठा करके रख लेते थे कि पता नहीं कब कौन सा दंगा हो जाए और राशन मिलना बंद हो जाए। लेकिन अब योगी जी की सरकार है तो अब ऐसे किसी भी जुलूस में या कहीं पे भी कोई धार्मिक स्थान पर ऐसे दंगे नहीं होते, तो हमें या किसी को भी राशन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हमारे सरकार में भी पूर्ण रूप से राशन मिलता था। अब सवाल राशन का नहीं है। एक तरफ आप राशन फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ राशन का नहीं है, यहाँ पर खौफ का है। लोगों में पहले खौफ होता था, डर होता था कि कहीं जुलूस या कहीं कुछ निकलेगा और दंगे जरूर होंगे। अब तो खौफ इस बात का है कि घर परिवार चले कैसे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पैसे है नहीं, मजदूरी है नहीं, व्यापार है नहीं, क्या करेंगे। ठीक है खौफ से उसी खौफ से मरी जा रही पब्लिक। ठीक है, अब आप महंगाई के खौफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि समय अब नहीं रहा है इसलिए डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दयाराम जी, दीपक जी और अभिमन्यु जी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ ऐसे काम भी हुए जिससे किरकिरी भी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सभी गृह मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है फरीदाबाद में, इसमें योगी आदित्यनाथ अपने क्या कुछ आंकड़े रखते हैं और जो उनकी नीति है, क्या वाकई उस नीति को वहां सराहा जाता है या उसे और मॉडर्नाइज किया जाता है, देखने वाली बात होगी। इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।